बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट चैप्टर है उनको प्रीवियस वीक में स्टार्ट किया है और इस सीरीज़ में पहला लेक्चर जो कि सेल थ्योरी और सेल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पर मुश्तमिल था, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर का पार्ट नंबर 2 अपलोड कर रहे हैं और इसी लेक्चर में हम इसकी जो बाकी साइंटिस्ट हैं और सेल थ्योरी की मेन जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जाते हैं। प्रीवियस क्लास में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और लेवनहुक, ज़ेचेरी जेनसन के बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन की थी। और अब हम डोजार्जन जो है ये एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है। ही वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट। ये कौन था? एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। मोस्टली वर्क ऑन प्रोटोजोन। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है प्रोटोजोन पर। प्रोटोजोन जो कि पैरामीशियम, इसके बाद प्लाज्मोडियम, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे साथ प्रोटोजोन है। He used the term sarcode for living semi-fluid। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है जिसका नाम है सार्कोड। और ये किस चीज के लिए? लिविंग सेमी फ्लूइड, जिसको अभी हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ दिस वन इज अ सेल और यहाँ पर हमारे साथ न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो ये एरिया है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये जो न्यूक्लियस के अंदर है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये बराबर है किस चीज का? प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या है? लिविंग सेमी फ्लूइड है। अब इस लिविंग सेमी फ्लूइड के लिए नाम जो इस्तेमाल किया है, जो लफ्ज इस्तेमाल किया है डोजार्जन ने, ओहो सार्कोड है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लाजिमी याद रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उसका नाम है पोर्केंजी। पोर्केंजी बॉर्न दिसंबर 1787 इन ज़ेचिया, एक मुल्क का नाम है, और डाइड जुलाई 28 1869। अब ही रीनेम्ड द सार्कोड इनटू प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है सार्कोड। अब ये जो सार्कोड है इसको रीनेम किया है किसने? पोर्केंजी ने। और इसका नाम हम अभी इससे जानते हैं, इसको हम अभी पुकारते हैं किस नाम से? प्रोटोप्लाज्म से। तो इन्होंने सार्कोड का लफ्ज जो है रीनेम किया है और अभी इसको प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो लफ्ज है ये पोर्केंजी ने इस्तेमाल किया है। अब पोर्केंजी की बहुत से खिदमत है। पोर्केंजी सेल आल्सो प्रेजेंट इन सेरेब्रम। सेरेब्रम में एक किस्म की सेल्स है पोर्केंजी के नाम पर। हार्ट में भी है पोर्केंजी फाइबर जो कि मसल ऑफ हार्ट की कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये पोर्केंजी आपको ब्रेन में भी नजर आएंगे और इसके अलावा हार्ट में भी आपको नजर आएंगे। तो ये दो साइंटिस्ट डोजार्जन एंड पोर्केंजी, इन्होंने सार्कोड का लफ्ज इस्तेमाल किया और इसने रिप्लेस किया बाय प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है शेल्डन एंड श्वान। These scientists formulate the cell theory। ये एमसीक्यूज के लिए आप ये लाजिम याद रखें कि जो थ्योरी है सेल थ्योरी वो किस साइंटिस्ट ने पेश किया है? तो ये शेल्डन और श्वान ने। अब यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगर आपसे ये बोल जाए कि ये श्वान ज़ूलॉजिस्ट था या शेल्डन ज़ूलॉजिस्ट था या बॉटनिस्ट था, तो आप श्वान को स्वान से याद रखिए। स्वान एक एक्वेटिक बर्ड्स है, एक्वेटिक बर्ड जो कि पानी में रहते हैं। अब ये जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं तो बर्ड्स की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। तो स्वान यानी श्वान ये जो है ज़ूलॉजिस्ट और ये जो बाकी रह गया शेल्डन, तो ये हमारे साथ बॉटनिस्ट है। नोट दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल अराइज। ये बात याद रखें कि ये जो थ्योरी है, कौन सा थ्योरी? सेल थ्योरी। इसमें एक ड्रॉबैक्स ये है कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया किस चीज को? कि हाउ न्यू सेल अराइज
फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फॉर एग्जांपल एक सेल है और ये डिवाइड होता है तो ये नया सेल बनाता है। अब ये जो नए सेल है ये किस तरह बन जाता है, इसकी जो कंसेप्ट है वो शेल्डन और श्वान के पास नहीं था। इन 1838 शेल्डन जर्मन बोटनिस्ट, ये लाजमी याद रखे, ये बोटनिस्ट था, एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, उन्होंने प्लांट्स को एग्जामिन किया। अब he says, he reported that plant made of different type cell which then combine to form tissue। उन्होंने ये तजवीज पेश किया कि जब सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं और इस प्लांट में मुख्तलिफ किस्म की सेल होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है 1839 में शुआन, ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है और ये ब्रिटिश जुओलॉजिस्ट, यहाँ पर जर्मन बॉटनिस्ट और ये हमारे साथ ब्रिटिश जुओलॉजिस्ट। ही स्टडीड द एनिमल सेल। ये शुआन ने जो है यहाँ पर हमारे साथ काम किया है किस चीज पर, एनिमल सेल पर, और शेल्डन ने काम किया है प्लांट सेल पर। He reported that cell had a thin outer covering। उन्होंने ये रिपोर्ट पेश किया है कि सेल के बाहर एक thin covering होता है। For example, this one is a cell, तो इसके बाहर ये जो है covering है thin, which are today known as a plasma membrane, और इसको plasma membrane अभी हम इस नाम से पुकारते हैं। He also reported that cell wall and plant cell is a unique character। अभी इन्होंने दूसरा तजवीज ये पेश किया के प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और ये एक यूनिक कैरेक्टर है, यानी सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, ये प्लांट सेल में होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है रोडाल्फ विर्चो। ये जो डिवीजन का जो कंसेप्ट था ये शेल्डन और शुआन के पास नहीं था कि हाउ द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम रोडाल्फ विर्चो है। In 1885 he reported that new cell arise from pre-existing cell। उन्होंने ये कहा कि जो पुराने सेल है उससे नए सेल बन जाते हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर पेश किया है कि ओनिस सेलुला ई सेलुला, ये आप लाजमी याद रखें, ये कंसेप्ट किसका है, रोडाल्फ विर्चो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये नीट 2019 में ये आए हैं, concept of omenis cellula e cellula given by option A Aristotle, Schwann और रॉबर्ट ब्राउन एंड विर्चो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे साथ क्या है, विर्चो। अब इसके बाद हम आते हैं फंडामेंटल फीचर ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बेसिक कंसेप्ट क्या है। ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जो कंसेप्ट है, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल से बन जाते हैं और सेल की जो प्रोडक्ट्स है, सेल की प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन, इस तरह अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इस तरह हमारे साथ फैटी एसिड, ग्लाइसोल, ये जितनी भी चीजें ये सेल की प्रोडक्ट है। तो सेल यानी ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल, एक चीज सेल, और दूसरा सेल की जो प्रोडक्ट्स है उससे बन जाता है। Each cell is made of protoplasm having nucleus surrounded by plasma membrane। हर सेल जो है उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो हर सेल जो है मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके इर्द-गिर्द क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सराउंड बाय सेल वॉल और मे बी एब्सेंट। अगर प्लांट की सेल को आप देख ले तो वहां पर सेल वॉल है, अगर एनिमल की सेल आप देख ले तो वहां पर सेल वॉल नहीं है। अब इसके बाद 3 नंबर स्टेटमेंट, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से जो है नया सेल बन जाता है। ऑल सेल आर अलाइक इन केमिस्ट्री प्लस फिजियोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो सेल है उनकी केमिस्ट्री सेम होंगे। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस ये प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और इस तरह यूकैरियोट्स में भी होंगे। ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप्स है वो प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी होंगे। जितनी भी केमिस्ट्री है चीजों का, फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से बन जाता है। इसी तरह हमारे सेल यूकैरियोट्स के भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस और सल्फर इस चीजों से बन जाता है। तो केमिस्ट्री सेम है। अब इसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, फंक्शन। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये यूकैरियोट्स में भी होता है।
तो फिजियोलॉजी फंक्शन वाइज से जितने भी सेल्स हैं वो किस तरह है, सेम है। फॉर एग्जांपल ब्रेन में एक सेल है न्यूरॉन, तो वहां पर भी राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन बन जाता है। इसी तरह अगर आप देख ले पेट यानी पाँव में अगर सेल है तो वहां पर भी राइबोसोम है, वहां पर भी प्रोटीन बन जाता है। तो फिजियोलॉजी भी सेल्स की सेम होती है। अब इसके बाद the activities of an organism or the sum total of activities in cell। एक ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटी करता है ये बेसिकली ये एक्टिविटीज उनके सेल में होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं मूवमेंट करता हूँ तो मूवमेंट किस चीज की वजह से, ये मसल सेल की वजह से है। मसल सेल में हमारे साथ दो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, तो कंट्रैक्ट हो जाता है। जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है तो बॉडी में मूवमेंट आ जाता है। तो ये जो इंसान या दूसरी जानवर जो है कुछ एक्टिविटी करता है, तो ये एक्टिविटी किस चीज में है, ये असल में बेसिकली ये सेल के अंदर होता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट थी। अब इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की जानिब। व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी? मॉडर्न सेल थ्योरी को, ये जो थ्योरी है सेल थ्योरी, इसमें मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, तो इस मॉडिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है जिसे कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है, बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ये तो हमने डिस्कस किया कि एनिमल की जो बॉडी है ये सेल और सेल की जो प्रोडक्ट है उससे बन जाता है। सेल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पर डिस्कशन किया है। थर्ड नंबर ई सेल प्रोटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली। यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर इजाफी है ऑर्गेनेली का। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, प्रोटोप्लाज्म फॉर एग्जांपल दिस वन, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया होता है, और ये जो बाहर एरिया है इसको प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड व्हाट, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें हैं, वन इज द न्यूक्लियस एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली कौन कौन से होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, गोल्गी बॉडी, इस तरह राइबोसोम, जितनी भी चीजें हैं इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सेल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ बॉडी हैव सेम स्ट्रक्चर कंपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है, अगर इंसान की बॉडी के डिफरेंट रीजन है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ हाथ के सेल है, इस तरह ब्रेन की सेल है, इस तरह हमारे साथ पाव के सेल है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होंगे। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियस होंगे, इस तरह राइबोसोम होंगे, इस तरह हमारे साथ गोल्गी बॉडी होंगे, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये हमारे साथ ब्रेन के सेल में भी है और पाव के सेल में भी है। तो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों की सेम होंगी। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी अमीनो एसिड होंगे तो पाव के सेल में भी अमीनो एसिड होंगे। लाइफ एग्जिस्ट इन सेल, ये जिंदगी जो है ये सेल में है, क्योंकि बिकॉज ऑल वर्क डन इन सेल, बिकॉज क्योंकि जितने भी काम है ये सेल के अंदर होता है। एंड द सेवन नंबर, सम सेल मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। बाद सेल जो है वो अपने फंक्शन के एतबार से जो है वो मॉडिफिकेशन उसमें होता है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल जो है वो लॉन्ग एक्सटेंशन है इसमें, ताकि ये अच्छी तरह इम्पल्स जो है कंडक्ट करे, सिग्नल कंडक्ट करे। अब जाइलम अगर देख ले तो वो ट्यूब शेप है ताकि इसमें पानी की जो तरसील है वो अच्छी तरह हो जाए। तो सम सेल आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और इसी को हम सेल एंड देयर स्पेसिफिसिटी का एक टॉपिक है क्लास 9 में, वहां पर इंशाल्लाह मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। सम सेल मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, सेल शो होमोस्टेसिस। अब इसका मतलब क्या है, सेल शो होमोस्टेसिस, होमोस्टेसिस एक ऐसा मान है जिसमें बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रखना होगा। अगरचे बाहर की जो एनवायरनमेंट है वो कभी अप एंड डाउन उसमें आ जाता है। होमोस्टेसिस का मतलब क्या है, किसी चीज को मेंटेन रखना। अब सेल के अंदर वाटर, साल्ट्स और इतने जितनी भी चीजें उनकी जो लेवल है ये हमेशा कांस्टेंट होती है। तो सेल क्या करता है, होमोस्टेसिस परफॉर्म करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मेंटेन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन सेल, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मालूमात है जो कि माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो इसकी जो मालूमात है ये सेल के अंदर है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो ये सेल के फॉर्म में होती है। कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पर्म में मेल कैरेक्टर होती है और एग में
फीमेल कैरेक्टर होती है। अब स्पर्म और ये क्या है, तो ये सेल है और ये ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। ग्रोथ इज ड्यू टू सेल। अब इंसान अगर बढ़ जाता है तो ये किस चीज की वजह से, तो ये भी हमारे साथ सेल की वजह से। सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है और माइटोसिस एक ग्रोथ करने के लिए एक जरूरी अमल है। अब सम एक्सेप्शन है, ऑब्जेक्शन है ऑन सेल थ्योरी। यहाँ पर जितनी भी पॉइंट्स है इससे 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मुताबिकत नहीं रखता, तो अब उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्शन, वायरस है और नो सेल। वायरस में तो सेल नहीं है, और तो बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है ये बॉर्डर पे लोकेटेड है। अब मशीनरी एंड वायरस है नो सेल मशीनरी, उसमें के अंदर सेल मशीनरी नहीं है, वो होस्ट की जो मशीन है वो इस्तेमाल करता है। कंसीडर एज ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये हमारे साथ सेल थ्योरी में इसकी जो डिस्कशन है ये नहीं हो चुका है। अब सम ऑर्गेनिज्म है नो सेल लाइक राइजोपस। बाज ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसमें सेल नहीं होता, जैसे कि राइजोपस है। ये क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी है और सेल इसके अंदर नहीं है। बैक्टीरिया है नो ऑर्गेनेली। बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनेली नहीं है, और हमने सेल थ्योरी में आपको पढ़ाया है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेली होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी और सीयूटिव सेल है आल्सो नो न्यूक्लियस। और सीयूटिव ये प्लांट में फ्लोएम के साथ एक सेल है। फ्लोएम में दो किस्म के सेल है, कंपेनियन सेल एंड द नेक्स्ट वन है सीयूटिव सेल। अब सीयूटिव सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो वहां पर भी एक्सेप्शनल केस है। आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं है तो ये भी सेल थ्योरी से एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर स्किन और कॉर्क सेल। स्किन जो है यहाँ पर हमारे साथ जितनी भी मटेरियल है वो नॉन लिविंग है, और कार्ब सेल जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एंड प्लांट सेल ये भी हमारे साथ क्या है, ये डेड मटेरियल से बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है सेल थ्योरी से। अब इसके बाद सेल थ्योरी के बाद ये कांसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाई मोस्ट ऑफ द सेल आर सो स्मॉल। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्मॉल सेल, व्हाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, वस्सलाम।